नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अग्निपथ स्कीम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हिंदू में तो आर्टिकल आया नहीं इस स्कीम के बारे में, लेकिन हम कंपाइल कर लेंगे 2-3 न्यूज़पेपर को मिला के और प्रॉपर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। स्कीम है क्या, इसके एडवांटेजेस यानी प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सब चीज़ें डिटेल में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तीसरा होमोफोबिया से संबंधित है। फोबिया मतलब इरेशनल फियर, तो ये फ्रेटर्निटी का वायलेशन है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। डिस्कस करेंगे जब इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, अग्निपथ स्कीम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, काफी समय से यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, युवा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार तीनों सर्विसेज में, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में यूथ को रिक्रूट क्यों नहीं कर रही है। कोविड से पहले तो देखो, देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर रिक्रूटमेंट रैलीज चलती रहती थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो ये सारी रैलीज सस्पेंड हो गई। अब तो कोविड थोड़ा ठंडा पड़ गया है, तो युवा मांग कर रहे थे कि भैया रिक्रूटमेंट फिर से स्टार्ट करो ना, हम कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे हो। अब जाकर सरकार एक नई स्कीम लेके आई है युवा लोगों को इन तीनों सर्विसेज में रिक्रूट करने के लिए, और उसी स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। है क्या ये अग्निपथ स्कीम? इस स्कीम के अंतर्गत एक साल में 45,000 से लेकर 50,000 के बीच सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन देखो, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो 45,000 से लेकर 50,000 के बीच सोल्जर्स एक साल में रिक्रूट होंगे ना, ये इनमें से ज्यादातर यानी 75% जो हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए काम करेंगे, और बाकी बचे हुए 25% जो है ना वो सिर्फ आगे जाएंगे। आगे जाने का मतलब परमानेंट कमीशन में और 15 साल तक काम करेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे मान लीजिए 2023 में 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया, तो 50,000 में से सिर्फ 25% यानी जो 12,500 है ना, वो तो फर्दर जाएंगे परमानेंट कमीशन में, यानी 15 सालों के लिए काम करेंगे, और बाकी बचे हुए जो 37,500 है ना वो रिटायर हो जाएंगे। आपके मन में आया होगा, सिर्फ 4 साल बाद रिटायरमेंट, ये क्या मतलब हुआ? अगर इस स्कीम में जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, ऑफिसर रैंक से नीचे के जो पर्सनल है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में रिक्रूटमेंट के लिए। एज क्राइटेरिया कितना है? 17.5 से लेके 21 साल के बीच में। जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे ना इस स्कीम में, वो 4 साल के लिए काम करेंगे, और रिक्रूट होने के बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक बार वो रिटायर हो गए तो उन्हें ना पेंशन मिलेगी, ना उन्हें एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उन्हें? देखो, ये पे एंड सर्विस संबंधित बेनिफिट्स हैं। पहले साल इन सोल्जर्स की सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ, लेकिन 21,000 इन हैंड मिलेगी, और 9,000 जो है वो सेवा निधि में जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेवा निधि क्या है? ये देखो, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सोल्जर्स का पैसा कटेगा। जैसे पहले साल में पहले महीने से 9,000 रुपये कटना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ही सरकार ऐड करेगी। 9,000 सोल्जर की सैलरी से कटेगा और 9,000 सरकार ऐड करेगी। दूसरे साल में सैलरी हो जाएगी 33,000, जिसमें से 23,100 इन हैंड मिलेंगे और 9,900 अकाउंट में जमा होंगे सेवा निधि में। तीसरे साल सैलरी 36,500 और चौथे साल 40,000, जिसमें 28,000 इन हैंड मिलेंगे, 12,000 सेवा निधि में ऐड होंगे, और उतना ही सरकार अपनी तरफ से ऐड करेगी। यानी इन हैंड मिलेंगे 70% और सेवा निधि में कंट्रीब्यूट होंगे 30%। जब तक देखो 4 साल पूरे होंगे, सेवा निधि में वो सोल्जर कंट्रीब्यूट कर चुका होगा अपनी तरफ से कितने? 5,02,000, और सरकार भी उतने ही कंट्रीब्यूट कर चुकी होगी उस सोल्जर के लिए, यानी 5,02,000। दोनों को ऐड करोगे
अमाउंट कितना होगा, 10,04,000। लेकिन चूंकि इस अकाउंट में जो पैसा होगा उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा सोल्जर को, तो फाइनली 4 साल की रिटायरमेंट के बाद उसे 11,71,000 रुपए मिलेंगे। यह है रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके अलावा कोई पेंशन नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं। और सैलरी तो हमने देख ही ली इन हैंड कितनी मिलेगी। पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100, तीसरे साल 25,580 और चौथे साल 12,000। इसके अलावा देखो 4 साल की ड्यूटी के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। और ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो जाती है, यानी एक्शन में कोई सोल्जर मारा जाता है, शहीद हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे ना, उसमें से सिर्फ 25% आगे जाएंगे परमानेंट कमीशन के अंदर और 15 साल काम करने के लिए, लेकिन बाकी 75% तो रिटायर हो जाएंगे। इस सिस्टम के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी 90 दिनों के अंदर अंदर। एक और खास बात, अभी देखो खास करके आर्मी में आप रेजिमेंट्स देखते हो ना, राजपुताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। अब जो ये नए सोल्जर्स रिक्रूट होंगे अग्निपथ स्कीम में, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास में जाएंगे, यानी ये किसी रेजिमेंट में नहीं जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ये जो रेजिमेंट सिस्टम है वो खत्म कर देगी। अभी जो ऑलरेडी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो नए हैं वो इन रेजिमेंट्स में नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे जो ये रेजिमेंट्स चली आ रही हैं इनमें सोल्जर्स कम होते जाएंगे ना, यही सरकार का प्लान है। तो ये पूरी स्कीम आपने समझ ली, अग्निपथ स्कीम। अब आते हैं एनालिसिस पे। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ तो चलो ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद का एनालिसिस जो है ना वो आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, वो आपको बताता है सही है गलत है क्या है। तो क्या फायदे हैं इस स्कीम के? फायदों की बात पहले करते हैं। सरकार कहती है देखो हमने विभिन्न देशों में जो सर्विसेज का, आर्म्ड सर्विसेज का सिस्टम है ना, उसे स्टडी किया और उसके बाद ही हम ये स्कीम लेके आए हैं। जैसे कई देशों में तो कंस्क्रिप्शन लगता है, यानी हर एक युवा पर्सन को आर्म्ड फोर्सेस में, फॉर एग्जांपल आर्मी में अपनी सेवाओं को देना होता है एक निश्चित समय के लिए। जैसे इजराइल में, रशिया में ये सिस्टम है, साउथ कोरिया में भी है। चाइना में टूर ऑफ ड्यूटी है, मतलब 2 साल के लिए या फिर 8 साल के लिए आपको आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। स्किल के आधार पर यह तय होता है कि आपको कितने साल तक टूर ऑफ ड्यूटी करना है। और जो ये स्कीम है ना अग्निपथ, ये भी टूर ऑफ ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी का टूर। समझ गए? तो फायदों की बात करें, सबसे पहला फायदा देखो ये है, अभी ना हमारी जो सर्विसेज है ना, इनमें एक सोल्जर की एवरेज जो एज है ना वो 32 के आसपास है। लेकिन जब युवा लोग आएंगे, अब देखो 17.5 से लेके 21 के बीच में जो अप्लाई करेंगे वो युवा ही तो है। मैक्सिमम 25 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा सोल्जर, जिसने 21 साल की उम्र में अप्लाई किया। और जिसने 17.5 साल की उम्र में अप्लाई कर दिया था वो तो 21 तक रिटायर भी हो जाएगा। 21 एज कुछ भी नहीं होती, मतलब जो लोग बीटेक करते हैं वो 21 में पास आउट होते हैं, 21 में, 22 में, 21.5 में। तो इन आर्म्ड सर्विसेज में ना एवरेज एज जो है सोल्जर की वो 24 से लेके 26 के बीच में हो जाएगी। वैसे भी देश युवा है तो आर्म्ड फोर्सेस भी युवा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो ये यंगर ट्रूप्स होंगी ना, इनको बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। मॉडर्न वारफेयर के जो तरीके हैं ना वो अच्छे से सिखाए जा सकते हैं एज कंपेरिजन टू अगर फोर्स थोड़ी बूढ़ी हो। नेक्स्ट, लेस पेंशन बर्डन। अभी ना डिफेंस पे सरकार खर्चा तो काफ़ी करती है, फॉर एग्जांपल 4% ऑफ जीडीपी, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ज़्यादातर खर्चा ना सैलरी और पेंशन देने में निकल जाता है। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स सरकार खरीद ही नहीं पाती, क्योंकि सरकार का ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर है वो पेंशन और सैलरीज में चला जाता है। लेकिन अब जो ये अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर रिक्रूट होंगे, इनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। 4 साल बाद सरकार इनको नक्की कर देगी कि भैया लो 11.71 लाख रुपए और जाइए, मतलब बोलेगी नहीं जाइए, लेकिन सरकार का मतलब तो यही है ना। सरकार अपनी तरफ से थोड़ी ना बोलेगी कि हमारे ऊपर पेंशन का बर्डन कम होगा, ये तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी ना, फिर वोट कौन देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा है ना, ये सारे जो राजपुताना राइफल्स है, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ये अंग्रेजों के ईरा से सिस्टम चला आ रहा है। तो आज के समय में आवश्यकता है ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम बनाने की, और इस दिशा में एक स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है
वी नीड स्मॉल आर्मी। देखो आज के समय में ना दुश्मन देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है ना, तो सोल्जर टू सोल्जर कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है। हथियार इतने लेटेस्ट आ गए हैं, जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गई हैं, ड्रोन्स आ गए हैं। तो पहले जो हुआ करता था ना, आगे से फोर्स आएगी, यहां से फोर्स आएंगी, दोनों फोर्स आपस में टकराएंगी, वैसा बहुत कम हो रहा है। वेपन्स का रोल ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इतनी बड़ी फोर्स की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं। हमें छोटी आर्मी की जरूरत है, लेकिन तेज होनी चाहिए, जो जल्दी से डिसीजन ले सके, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सपर्ट हो। ऐसी आर्मी की हमें आवश्यकता है, ना कि नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, चूंकि देखो अब फोर्सेस में ना कॉम्बिनेशन होगा, युवा लोग होंगे और थोड़े बूढ़े भी होंगे। बूढ़े का मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं, मतलब थोड़े ज़्यादा एज वाले। तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, ये अच्छा रहता है, जल्दी सीख सकेंगे। और जो युवा लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उन लोगों से जो एज में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, स्किल्ड फोर्स इन सोसाइटी। स्किल फोर्स आएगा यहाँ पे। देखो ये जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे ना सोल्जर्स, इनको ना सरकार स्किल सर्टिफिकेट देगी, स्किल सिखाएगी। अदरवाइज ये 4 साल में जाके करेंगे क्या सोसाइटी में जाके? तो आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स ना इनको स्किल सर्टिफिकेट देगी, स्किल सिखाएगी एक्सपर्टीज के हिसाब से। स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर में हो सकता है या फिर खाने में हो सकता है। वो स्किल सिखा के इनको सर्टिफिकेट देगी ताकि सोसाइटी में जब ये वापस जाएं इनकी आसानी से जॉब लग जाए। नेक्स्ट, नो फैमिली बर्डन। देखो ये जो युवा लोग होंगे ना, जो कम एज में सिलेक्ट हो गए, अब इनकी इस समय तक शादी तो हुई नहीं होगी, तो ना ये ज़्यादा अच्छे ढंग से लड़ सकेंगे। देखो बिल्कुल अगर आइडियलिज्म के हिसाब से सोचो तो आप बोलोगे कि एक जो सोल्जर है उसके लिए देश पहले है, फैमिली वगैरह कुछ नहीं है। बट प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप बोलोगे देखो कोई भी इंसान पत्थर दिल नहीं होता है, लकड़ी का नहीं बना होता है, फैमिली के बारे में सोचता है बैटल फील्ड में भी। तो ये युवा लोग होंगे ना, इनके ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं होगा। नेक्स्ट, देखो ये जो अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाएंगे ना, इनको फिर सरकार तवज्जो देगी सीएपीएफ के एग्जाम में, इवन पुलिस फोर्स में भी इनको तवज्जो दी जाएगी। फिर से इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और इन जॉब्स में इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, स्किल सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला मोटिवेशन। देखो वो सोल्जर्स जो सिर्फ 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी पर आए हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं कि हम 4 साल के लिए आए हैं, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर डिसाइड होगा ना कि वो रिटायर हो रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब शुरू में जब सोल्जर इस स्कीम में जाएगा तो थोड़ी ना उसे पता है कि मैं 4 साल के लिए जा रहा हूं। हो सकता है कि वो फिर से रिक्रूट हो जाए, क्योंकि 25% तो आगे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी मोटिवेशन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कम होगा उन्हें लड़ने में। नेक्स्ट, ये जो सोल्जर्स हैं जो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फोर्स में आ जाएंगे, इनके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये पुअरली ट्रेंड होंगे, पुअरली डिसिप्लिन होंगे। अभी इससे पहले जो सोल्जर्स रिक्रूट होते थे ना, उन्हें 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें पता था कि हमें 15 साल के लिए तो कम से कम काम करना ही है। तो वो उनमें ज़्यादा डिसिप्लिन होता था, उन्हें खतरा होता था कि जॉब से निकाल ना दिया जाए, तो वो ज़्यादा अनुशासित होते थे। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर रिटायर होकर जाएंगे अपने घर, बोल तो रही है सरकार कि हम इन्हें स्किल सर्टिफिकेशन देंगे, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना है इनकी फिर से जॉब लगेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी इस स्कीम से। और दूसरा देखो, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको लिंक कीजिए इससे, मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी से। अब देखो मान लीजिए सरकार ने ना 50,000 रिक्रूट किए, जिसमें से 25% आगे गए, 75% रिटायर हो गए। इस केस में 37,500। अब देखो 37,500 वापस गांव में, क्योंकि ज़्यादातर गांव के जो लोग हैं वो आर्मी को ज्वाइन करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग नहीं है लेकिन फैक्ट है। तो 37,500 युवा लोग जो वापस अपने गांव में आए हैं, अब उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग है। मान लीजिए जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब नहीं मिली, तो कैसे युवा लोगों की फौज हम खड़ी कर रहे हैं जिनको जॉब आप नहीं दे पा रहे हो, हथियारों की ट्रेनिंग उनको मिल चुकी है। तो उनको तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो लुभाएंगे ना कि भैया तुमको जॉब नहीं मिल पा रही है तो हमारी गैंग में आ जाओ। तो क्राइम बढ़ने स्टार्ट हो सकते हैं इससे। ये बहुत बड़ा खतरा है। मतलब एक क्रिटिसिज्म सरकार का ये भी हो रहा है कि आपने सोची है कि ये सारी चीजें
पायलट बेसिस पे आपने लॉन्च नहीं किया, बड़े स्केल पे आप सीधा लॉन्च कर रहे हो। नेक्स्ट, होम गार्ड्स लाइक अप्रोच। अभी देखो आप सर्विस में जाओगे ना, आप तो डायरेक्ट रिक्रूट हो गए आईएएस में, तो आप देखोगे जो लोग प्रमोटी होते हैं ना, जो पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होते हैं, उनसे ना थोड़ा अलग किस्म का व्यवहार होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो प्रमोटी हैं, मतलब टैलेंट की कमी है। जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका कोई जानकार होगा सर्विस में तो आप एक बार पूछ के देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन एक भावना जरूर होती है कि ये ऑफिसर जो है वो प्रमोटी है, यानी प्रमोशन होके आया है। तो उसी प्रकार की अप्रोच हो जाएगी। जो लोग ये 4 साल के लिए आएंगे ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा, ये तो पुअरली ट्रेंड है, होमगार्ड्स की तरह हैं, मतलब इन पे विश्वास नहीं होगा सीनियर्स को। नेक्स्ट, बटरिंग। बटरिंग का मतलब ये है कि सोल्जर्स ना अपनी बटालियन में जेसीओ को, कमांडेंट को ना चापलूसी करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें लगेगा कि इन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम आगे 15 साल के लिए रिटेन किए जाएंगे या फिर रिटायर होकर चले जाएंगे, क्योंकि यूनिट का कमांडेंट जेसीओ, उनकी ड्यूटी होगी वो नाम रेकमेंड करे कि कौन से सोल्जर्स अच्छे हैं, इनको आगे भेजने की जरूरत है और बाकियों को रिटायर करने की आवश्यकता है। अब ना इसके काफी खराब परिणाम भी निकल सकते हैं। जैसे ना सोल्जर्स के बीच आपस में ना बॉन्डिंग नहीं होगी, कंपटीशन होगा, बल्कि एक को लगेगा ये मेरा राइवल है, पता नहीं ये मेरी सीट खा जाएगा, मुझे आगे नहीं जाने देगा। नेक्स्ट, चूंकि जेसीओ और कंपनी के कमांडेंट वो डिसाइड करेंगे कि कौन से सोल्जर्स आगे जाएंगे, तो उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो लड़ने पर कैसे ध्यान देंगे जब उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट तो यही है कि सरकार ने कोई ट्रायल ट्रूल तो किया नहीं, पायलट प्रोजेक्ट कोई चलाया नहीं, सीधा इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च कर रही है, रिस्क काफी ज्यादा है। वे फॉरवर्ड तो देखो यही कहा जा सकता है कि ना इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्स है हमारी, मतलब ये सर्विसेज जो हैं, अकेले आर्मी में 13 लाख का स्टाफ है, तो इनमें ना कोई भी रिफॉर्म एकदम से नहीं लाया जा सकता। एकदम से लाओगे तो विरोध होगा ही और सिस्टम जो है बिगड़ भी सकता है। तो धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटल ढंग से सरकार को रिफॉर्म लाना चाहिए था। पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च करते तो अच्छा होता, लेसन्स सीखते और उन लेसन्स को सीख के फिर बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता था। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया अग्निपथ स्कीम से संबंधित। चलते हैं आगे।